हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति सिंह है और आज मैं आप लोगों के साथ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का बेयर एक्ट करूँगी। सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने साथ अपना बेयर एक्ट लेकर बैठिए। सबसे पहले द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। इस एक्ट का क्या नाम है? दी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 में हमारे पास टोटल सेक्शंस कितने हैं? 32। इसमें टोटल चैप्टर्स हैं 7। इसमें शेड्यूल हैं टोटल 4, ए से लेकर डी तक। ठीक है, तो इसमें टोटल सेक्शंस हमारे पास 32 हैं, टोटल चैप्टर्स हमारे पास 7 हैं और शेड्यूल हमारे पास 4 हैं, ए से लेकर डी तक। जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 है, इस एक्ट का नंबर कितना है? एक्ट नंबर 1 ऑफ 2003। इस एक्ट नंबर 1 ऑफ 2003 इसलिए है क्योंकि इसको जो कंसेंट है प्रेसिडेंट से वो मिली थी 25 फरवरी 2003 को, तो इसलिए इसको हम कहेंगे एक्ट नंबर 1 ऑफ 2003 क्योंकि कंसेंट इसको 2003 में मिली थी। इसका पूरा नाम टाइटल तो है 2001, लेकिन इसको 2003 में सबसे पहले नंबर पे, उस ईयर के सबसे पहले नंबर पे इसको कंसेंट मिली थी प्रेसिडेंट से। कब मिली थी? 25 फरवरी 2003 को। आपको जो यहाँ याद रखने की बात है वो ये है कि इस एक्ट को जो कंसेंट मिली थी वो हमारे राष्ट्रपति से मिली थी, ना कि गवर्नर से मिली थी। और कंसेंट कब मिली थी? 25 फरवरी 2003 को मिली थी। कंसेंट मिलने के बाद ये इन्फोर्समेंट में कब आया? 1 अप्रैल 2003 को। इन्फोर्समेंट मतलब कब लागू हुआ? तो लागू हुआ ये 1 अप्रैल 2003 को। तो यहाँ आपको 1 अप्रैल जो तारीख है वो याद रहेगी क्योंकि इस दिन हम अप्रैल फूल बनाते हैं। ठीक है, और 2003 में तो सबसे पहले हमने क्या देखा? द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, ये इसका टाइटल है। इसमें हमारे पास टोटल चैप्टर्स 7 हैं। उन 7 चैप्टर्स में हमारे पास टोटल सेक्शंस 32 हैं और हमारे पास 4 शेड्यूल हैं, ए से लेकर डी तक। इस एक्ट का नंबर 1 है 2003। इसको कंसेंट मिली थी प्रेसिडेंट से 25 फरवरी 2003 को और इन्फोर्समेंट में ये आया था 1 अप्रैल 2003 को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम क्या देखेंगे? मैंने बताया कि इसमें हमारे पास जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 7 हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 देखेंगे। चैप्टर 1 हमारा क्या है? प्रिलिमिनरी। ओके, चैप्टर 1 हमारा कौन सा है? प्रिलिमिनरी। इसमें कितने सेक्शंस हमारे पास हैं? 1 से लेके 5 तक। तो कई बार एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट सेक्शन नंबर पूछ लेते हैं, चैप्टर का नाम पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि चैप्टर्स तो टोटल 7 हैं, लेकिन जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपका प्रिलिमिनरी चैप्टर है। ठीक है, इसमें हमारे पास 5 सेक्शंस हैं, 1 से लेके 5 तक। दूसरी चीज़, इसमें जो सेक्शन नंबर 1 है वो क्या है? उसमें 3 चीज़ें हमें दे रखी हैं, उसका टाइटल, उसका एक्सटेंट और उसका कमेंसमेंट। तो सेक्शन 1 में हमें 3 चीज़ें क्या क्या दे रखी हैं? शॉर्ट टाइटल, मतलब उसका टाइटल क्या है, एक्सटेंड इसका विस्तार कहाँ तक है, और ये कब कमेंस हुआ था। ठीक है, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी हम सिर्फ इंडेक्स कर रहे हैं, हम डिटेल में अंदर जाएंगे। दूसरा सेक्शन क्या कहता है? डेफिनेशंस, मतलब परिभाषाएं। तो सेक्शन 2 में हमारे पास क्या है? परिभाषाएं हैं। और कितनी परिभाषाएं हैं? ए से लेकर जे तक। आप प्लीज़ याद रखना, ये अल्फ़ाबेटिकली होती हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, डेफिनेशन का नंबर पूछ सकते हैं कि 2A में क्या है, B में क्या है, C में क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपकी एक डेफिनेशन, एक जो क्लोज है वो जोड़ा गया था और वो कौन सा है? 2FA। तो 2FA जोड़ने के बाद वो हो गई टोटल 11। अब हमारे पास कितनी डेफिनेशंस है सेक्शन 2 में?
11 डेफिनेशंस हैं टोटल, ठीक है। 2A से स्टार्ट होंगी और 2J तक हैं, और 2FA जोड़ा गया है F के अंतर्गत। आपको जो यहाँ पे याद रखने की बात है वो ये है कि सीधा सेक्शन 2A है, 2A से जोड़ा गया है, ना कि 21A से। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि डेफिनेशन किस में है, तो कई बेयर एक्ट्स में आपने देखा होगा कि वो ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना है ये डायरेक्ट क्लोज A से स्टार्ट होके J तक है, और हमारे पास टोटल डेफिनेशंस है 11। उसके बाद है हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 आपको ये बताता है कि जो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। किस चीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे? सर्टेन प्रेमाइसिस, कुछ ऐसे परिसर हैं और कुछ ऐसे टेनेंसीज़ हैं जिन पे आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होगा। हम देखेंगे बाद में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 क्या है। ओके, देन आपका सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 आपका क्या कहता है कि जो रेंट है वो क्या होगा, कितना रेंट होगा। तो सेक्शन नंबर 4 आपका बताता है कि रेंट टू बी एज अग्रीड, जो रेंट तय किया होगा अग्रीमेंट के थ्रू वही आपका रेंट होगा। कौन एग्री करता है यहाँ पे? आपका लैंडलॉर्ड और टेनेंट, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है? पेमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ रेंट बाय टेनेंट। सेक्शन 5 आपको ये बताता है कि आपको रेंट कब तक पे करना है और कैसे कैसे आप पे कर सकते हैं। रेंट कौन पे करेगा? टेनेंट पे करेगा। किसको देगा? लैंडलॉर्ड को देगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा? चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रिलिमिनरी, उसमें आपके 5 सेक्शंस आते हैं। सेक्शन नंबर 1 में 3 चीज़ें आती हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। 3 चीज़ें सेक्शन 1 में आती हैं। उसके बाद 2 में क्या आता है? आपकी डेफिनेशंस आती हैं, परिभाषाएं आती हैं, और टोटल कितनी परिभाषाएं हमारे पास हैं? 11, 2A से लेके 2J तक। लेकिन आपको याद रखना है F के अंतर्गत एक और परिभाषा जोड़ी गई है 2FA। आपका ये होगा रेंट अथॉरिटी, और ये कब जोड़ी गई है? बाय द एक्ट नंबर 33 ऑफ 2018, ठीक है। तो 2018 में अमेंडमेंट के थ्रू आपकी जो डेफिनेशन है 2FA वो जोड़ी गई है। तीसरा सेक्शन क्या कहता है कि जो चैप्टर नंबर 2 और 3 है वो आपका अप्लाई नहीं होगा। किसके ऊपर? सर्टेन प्रेमाइसिस के ऊपर और टेनेंसीज़ पे। कुछ प्रेमाइसिस ऐसे हैं और टेनेंसीज़ ऐसी हैं जिन पे आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। आपकी चौथी चीज़ क्या कहती है कि रेंट कितना होगा? तो कहता है कि रेंट उतना होगा जो कि अग्री किया होगा। किसने एग्री किया होगा? आपके लैंडलॉर्ड ने और टेनेंट ने, वो आपका रेंट होगा। तो 5वीं चीज़ क्या कहती है कि ठीक है रेंट तो एग्री हो गया 4 में, लेकिन 5 फिर आपको ये बताता है कि जो रेंट अग्री हुआ है दोनों के बीच में उसको कब पे करना है और कैसे पे करना है टेनेंट को, ठीक है। ओके, नाउ चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपका क्या कहता है? रिवीजन ऑफ रेंट। रिवीजन क्या होती है? दोहराना, किराए को दोहराना, रेंट, ठीक है। तो हम देखेंगे चैप्टर 2 में हमारे पास दो सेक्शंस आते हैं। रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंसीज। आपका जो सेक्शन 6 है वो बात करता है कि उस रेंट को रिवाइज करने का, उस प्रीमाइसिस के रेंट को रिवाइज करने का जो कि पहले से चलती आ रही हैं टेनेंसीज। क्योंकि ये एक्ट हमारा कब आया है? 2003 में। तो 2003 से पहले भी ऐसी जो परिसर होंगे जिनको किराए पे दिया गया है तो उनका जो रेंट होगा उनको किस तरह से आप रिवाइज करेंगे। ओके, एंड उसके बाद आपका सेक्शन 7 कहता है कि रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसीज। अब जो नई टेनेंसीज जो आई हैं, जो 2003 में इस एक्ट के लागू होने के बाद जो टेनेंसीज हुई हैं उनका रेंट कैसे रिवाइज होगा।
तो आपने देखा चैप्टर 2 में जो कि बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट की, उसमें हमारे पास 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 6 और सेक्शन 7। सेक्शन 6 बात करता है एग्जिस्टिंग टेनेंसीज़ के रेंट को रिवाइज करने की, वेयर एज सेक्शन 7 बात करता है न्यू टेनेंसीज़ के रेंट को रिवाइज करने की। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आपके क्या है, टेनेंसी। इसमें हम देखेंगे हमारे कितने सेक्शंस हैं, 8 से लेके 10 तक। ठीक है। सेक्शन 8 क्या बात करता है, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी। कहता है कि अगर आपको एक सीमित समय के लिए घर को, प्रीमाइसेस को किराए पे देना है तो आप दे सकते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप इतना याद रखना कि लिमिटेड पीरियड के लिए टेनेंसी भी होती है, जिसका जिक्र सेक्शन 8 में कर रखा है। उसके बाद 9 में आप देखेंगे एविक्शन ऑफ टेनेंट। आप जो किराएदार हैं, टेनेंट की बेदखली किस में गिवन है, सेक्शन 9 में दे रखी है। और कितने कितने आधार हैं जिन पे आप टेनेंट को बेदखल कर सकते हैं, उसमें 13 तरह के आधार दे रखे हैं जिससे कि आप टेनेंट को बेदखल करवा सकते हैं। कौन बेदखल करवाएगा, लैंडलॉर्ड बेदखल करवाएगा। तो ऐसे कुछ ग्राउंड्स दे रखे हैं, क्योंकि आप ऐसे ही किसी को नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो उसके वॉयलेशन होगा, वॉयलेशन ऑफ राइट्स होगा। ठीक है। देन आपका सेक्शन 10, सेक्शन 10 क्या जिक्र करता है कि राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन इन सर्टेन केसेस। तो सेक्शन 10 में आपका जो लैंडलॉर्ड है उसको अधिकार दे रखा है कि वो तुरंत प्रभाव से पोजेशन मतलब कब्जा ले सकता है, लेकिन कुछ ही केसेस में ले सकता है। ओके, तो चैप्टर 3 में हमने क्या देखा, चैप्टर 3 का नाम है टेनेंसी और इसमें 3 सेक्शंस गिवन है 8 से लेके 10 तक। 8 क्या कहता है, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी। 9 क्या कहता है, एविक्शन ऑफ टेनेंट्स मतलब उसकी बेदखली 13 तरह के ग्राउंड्स पे। और 10 क्या कहता है, लैंडलॉर्ड के अधिकार के बारे में कि वो पोजेशन ले सकता है, इमीडिएट पोजेशन। आपको जो यहाँ पे शब्द याद रखने की ज़रूरत है वो क्या है, इमीडिएट पोजेशन इन सर्टेन केसेस। उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 इसका क्या नाम है, रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगली एविक्टेड टेनेंट एंड प्रोसीजर देयरऑफ। तो चैप्टर 4 किस चीज़ के बारे में बताता है, चैप्टर 4 हमें बताता है कि अगर एक टेनेंट है उसको आपने इलीगली उसको एविक्ट कर दिया है तो वो उसको रिस्टोर कैसे करवा सकता है और उसका प्रोसीजर क्या होगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था सेक्शन 9 में बेदखली के अधिकार दे रखे हैं, तो वो अगर इन 13 ग्राउंड्स में से किसी और ग्राउंड पे उसको बेदखल करता है तो वो क्या होगा, वो इलीगल होगा। और अगर वो इलीगली से डिस्पोज करेगा तो सेक्शन 11 कहता है कि आप वो जो कब्जा है उसको रिस्टोर वापस दिलवा सकते हैं। ठीक है। और 12 में उसका प्रोसीजर दे रखा है कि किस प्रोसीजर के तहत आप कब्जा रिकवर कर सकते हैं। तो चैप्टर 4 में आपको 2 चीज़ें याद करनी हैं। इसमें 2 सेक्शंस गिवन हैं, एक तो रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन, ठीक है, जो कि इलीगली जिसको टेनेंट को डिस्पोज ऑफ किया गया है। तो अगर टेनेंट को इलीगली डिस्पोज ऑफ किया गया है तो उसको वो रिस्टोर कर सकता है, ऐसा सेक्शन 11 में कहा गया है। और इसका रिकवर करने का जो प्रोसीजर है वो हमारे सेक्शन 12 में दे रखा है। क्लियर? उसके बाद चैप्टर 5 क्या कहता है, चैप्टर 5 आपको बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स, इसमें जो ट्राइब्यूनल हैं उनको कैसे गठित किया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा रेंट को रिवाइज करने का, एविक्शन के बारे में बता रखा है, अपील बता रखी है और एग्जीक्यूशन ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये सब आपका किस में बता रखा है, चैप्टर 5 में।